today we have managed to hijack someone who's not just a politician, he is a scholar, a technocrat, and an innovator who comes from the land of ideas. From Chanakya's politics to Buddha's peace, from Ashoka Empire to the ancient wisdom of Nalanda and Vikramshila. Yes, we are talking about Bihar. आज का कॉन्वर्सेशन पर्सनल भी होगा और पॉलिटिकल भी, और बिहार के फ्यूचर को समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी. I would like to welcome Honorable Shri Nitish Mishra, Minister in the Government of Bihar. What's up, sir? How are you? All well, thank you so much. और अच्छा लग रहा है आपसे बात करके. Good. How are you being? Sir, do you know that we have hijacked you today? If this is being hijacked, okay. Then you like the hijack? Fine with it. Sir, I think I would directly like to jump into the most important thing which I have always felt for Bihar. I live in Chhattisgarh, sir. और से रिसेंटली कुछ दिनों से मैं काफ़ी बिहार आना जाना कर रहा हूँ. और सर मुझे लगता है कि हमेशा एक चीज़ बोली जाती है ना कि जब तक आप कोई चीज़ महसूस ना कर लो तो उसके बारे में कुछ बोलो ना. तो मुझे लगता है कि जब भी बिहार की बात आती है, सो आई मेट माई फ्रेंड इन लंडन एंड वी ऑलवेज यूज टू स्पीक अबाउट बिहार एंड वी ऑल यूज टू हैव परसेप्शन अबाउट बिहार कि कैसी जगह होगी, क्या होगी, एक जो परसेप्शन बना हुआ है. और जब मैं आया, द हॉस्पिटैलिटी, द लव विच आई फाउंड वॉज फिनोमिनल. और सर ये मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बाय रोड आया. आई टोल्ड यू, रिमेंबर व्हेन द फर्स्ट टाइम आई मेट, मैंने इतनी सारी जगह घूमी सर. एवरीवन वाज सो वेलकमिंग, एक अलग प्यार मिला. तो सर मुझे यही जानना है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि बिहार इज द विक्टिम ऑफ परसेप्शन. एक परसेप्शन बना हुआ है, चाहे वो यहाँ के ग्रोथ को लेके हो, चाहे वो यहाँ पे लोगों को लेके हो, चाहे वो यहाँ के एक्सेंट को लेके हो. तो सर मतलब हाउ डू वी प्लान टू गेट आउट ऑफ दिस? सर परसेप्शन टाइम लगता है ना बदलने में. मैं जब लास्ट 15 मंथ्स से डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज देख रहा हूँ, कुछ समय तक 10-11 महीने तक टूरिज्म भी देखा, तो मैंने जो महसूस किया, मैं जहाँ भी इन्वेस्टर्स मीट में गया, रोड शोज में गया, किसी इवेंट में गया, तो मैंने ये रियलाइज किया कि जो एक अब रियल बिहार है उसको शायद लोगों ने देखा ही नहीं. हम अक्सर उनको ये मजाक में भी कहते थे, यार मजाक में भी नहीं, या यूं कहें कि देखिए आप बिहार को कानों से नहीं देखिए, आंखों से आके देखिए. एंड आई थिंक वेरी राइटली यू हैव आल्सो सेड, यू हैव ट्रैवल्ड अ लॉट. बिहार आप कई बार अब आप आए हैं. बिहार का जो एक वार्मथ है, बिहार का जो एक कल्चर है, बिहार की जो हमारी एक पूरी जो एक एनवायरनमेंट है, वो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जहाँ पे हम सही मायने में अतिथि देवो भवो को हम फॉलो भी करते हैं. लेकिन हाँ, ज़रूर ये फैक्ट रहा कि एक परसेप्शन बहुत बुरा बन गया बिहार के बारे में. और बुरा ये बना कि लोगों को लगता ही नहीं कि बिहार में अच्छी चीज़ें हो सकती हैं. एक कोई व्यक्ति पहली बार आया, जब वो लैंड किया एयरपोर्ट पे, तो ही वॉज शॉक कि लगा कि मुझे तो यहाँ पे पक्की इमारतें नहीं होंगी. तब अलग अलग तरह का लोगों ने एक मन में अवधारणा बनाया हुआ था कि क्या है ये. लेकिन अगर आप आज देखेंगे तो बिहार जो बाकी हमारे देश के अन्य राज्य हैं, हम वैसे ही हैं. बिल्कुल सर. बिहारी आपको देश के हर एक हिस्सों में मिलेगा, देश के बाहर भी आपको मिलेगा. हमारा जो एक एक्सेंट है वो अलग है, विभिन्न राज्यों का होता है. मतलब जैसे बहुत सारे राज्यों के होते हैं, तो हमारा भी है. बहुत जगह लोगों को ये अच्छा भी लगता है, और मुझको लगता है बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनके बिहारी फ्रेंड नहीं है. करेक्ट. क्योंकि आप जैसे खुद यूके में रहे, बिहारी मिला. कोई डीयू में गया, कोई मुंबई गया, कोई सदर्न स्टेट्स गया, तो हर एक जगह मिले. तो आप जब मिलते हैं तो एक वो जो कनेक्ट है, फिर आप जो देखते हैं, तो वो मैं इसलिए नहीं कि मैं बिहार का हूँ, एक वो अलग ही सा आपको एक एहसास कराता है. एंड बिहार में मानता हूँ कि हम लोग बहुत इमोशनल हैं. मतलब बिहार के लोग बहुत इमोशन से भरे हुए हैं. हम किसी भी चीज़ों को दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सोचते हैं, और यही शायद बिहार को अलग भी बनाता है. सर हमेशा दिल से सोचना चाहिए कि दिमाग से. ये देखिए अच्छी बात है. मतलब दोनों का एक, मुझको लगता है अगर ऐसे पूछिए तो एक
बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए। लेकिन हाँ, ज़रूर है कि मतलब आप जब प्रैक्टिकलिटी में आप आते हैं, आप जब दुनिया में आप हैं, तो बहुत बार आपको बहुत सारे निर्णय, डिसीजंस आपको ऐसे लेने पड़ते हैं जो आपको दिमाग से भी लोग लेते हैं। लेकिन मुझको लगता है अगर हमेशा आप दिल की सुने, तो दिल आपको कभी गलत सलाह नहीं देता है, और अंत में व्यक्ति को वही करना चाहिए जो उसका दिल कहता है। हो सकता है उस समय शायद उसको रिजल्ट उसके हिसाब से ना मिले, लेकिन वो एक सेटिस्फैक्शन रहेगा कि नहीं, जो मुझे सही लगा वो मैंने किया। दिस विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कोई आदमी सिर्फ बहुत ही दिमाग से ही सोचेंगे, बहुत कैलकुलेटिव होंगे, फ्रेंड्स में भी कैलकुलेटिव होते हैं चीज़ों को उसके साथ, लेकिन ठीक है, वो अलग अलग है। हर एक तरह को लोग मिलते हैं आपको। करेक्ट। सर, जीएचडीपी की जब हम बात करते हैं तो मैंने रिसेंटली व्हेन आई वाज रिसर्चिंग अबाउट दिस, आई फाउंड दैट आफ्टर 2019 जीएचडीपी प्लस में है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस व्हेन इट कम्स टू कनेक्टिविटी और एवरीथिंग, आई थिंक व्हेन वी टॉक अबाउट द मैन फोर्स, सर वो तो बिहार में खुद है। और अगर हमको कोई यहाँ काम करनी है, इन्वेस्टमेंट करना है, कोई भी बिजनेस करना है, when it comes to entrepreneurship also, when it comes to anything which is related to food, especially मखाना, we talk about बिहार। तो सर बढ़ने के बाद भी अभी भी लोगों को ये लगता है कि सर मेरे फैमिली में ना यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे 4-5 साल पहले, और उनका आज भी एक परसेप्शन है कहीं समस्तीपुर के पास में कि व्हेन आई टोल्ड देम आई एम विजिटिंग टू बिहार, तो क्यों जा रहे हो बिहार। तो सर जबकि मुझे लगता है कि यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑल्सो। उसको किस तरीके से देखते हैं कि इफ पीपल वांट्स टू कम एंड इन्वेस्ट एंड मे बी मेक अ गुड फॉर्चून हेयर इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, तो उसको हम कैसे देखते हैं सर? देखिए, एक चीज़ तो है ना कि मतलब अगर आप बिहार के बारे में अगर आप पढ़ें, जो आपने शुरू में कहा भी, एक समय पूरे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री बिहार की हिस्ट्री थी। मतलब जो अगर भारत के आप इतिहास को अगर आप पढ़ें तो सब कुछ बिहार के इर्द गिर्द ही घूमता था। बिहार हमेशा एक नॉलेज का एक हब रहा, एक सेंटर रहा। नालंदा विश्वविद्यालय या फिर विक्रमशिला, दूसरे देशों के लोग आते थे। मतलब जितना आप पढ़ेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, वो जगह है। बीच का एक दौर ज़रूर ऐसा आया, मतलब जिसमें बिहार ने एक बहुत डिक्लाइन देखा, ग्रोथ रेट नेगेटिव हो गया। मतलब बहुत रेयर होता है दैट यू विल फाइंड स्टेट्स ग्रोथ रेट इन नेगेटिव, लेकिन अब लगातार ग्रोथ रेट नेशनल एवरेज से भी अधिक रहा है, डबल डिजिट्स में रहा है। अगर आप अपने देश को अगर आप उसको ज्योग्राफिकली अगर देखें, हम लोग जब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हम बात करते हैं, तो अब का जो समय है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी जो थ्रस्ट है वो ईस्टर्न स्टेट्स पे है। और कहीं ना कहीं जो 4-5 राज्य अब ऐसे हैं, अगर हम इफ यू आर थिंकिंग, देखिए सबसे बड़ी बात मैं मानता हूं कि लीडरशिप वो है जो आगे की सोच रखता है। हम सिर्फ आज सोचें, अगले 1 साल के लिए सोचें, तो हम फिर क्या एक विजन हम दे रहे हैं। इन हमारी प्लानिंग अगले 25 वर्षों के लिए, 50 वर्षों के लिए है, वो है। तो अगर हम अब डेवलप्ड इंडिया की बात करते हैं 47 में, जब हमारी आज़ादी के 100वें वर्ष होंगे, और वो टाइम आप जैसे लोगों के लिए ही रहेगा। हम लोग तो जिस एज में रहे उस समय या जो भी रहे, जो अभी का जो जनरेशन है, तो वो 2047 उनके लिए बहुत मैटर करेगा। तो अगर आप बिहार को देखेंगे तो मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि बिहार अभी अपॉर्चुनिटीज से भरा पड़ा है। या तो आप कहिए लेट स्टार्टर हम हैं, या मुझको लगता है जब स्टार्ट करो वही स्टार्ट है, लेट क्यों कहें। लेकिन हाँ, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमारी अच्छी है। हमारी जो पॉपुलेशन है वो इटसेल्फ वी आर अ बिग मार्केट। करेक्ट। इफ यू विल सी द ज्योग्राफिकल लोकेशन विच बिहार हैज, जिन राज्यों के साथ हम बॉर्डर्स शेयर करते हैं, या जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हम नेपाल के साथ हम शेयर करते हैं, या पूरा नॉर्थ ईस्ट का गेटवे बिहार होके है। नेशनल हाईवेज उधर से जा रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवेज जा रहे हैं, भूटान नज़दीक है, बांग्लादेश नज़दीक है। तो बिहार का भी एक अपने आप में एक अलग एडवांटेज होता जा रहा है, जो मुझको लगता है कि आने वाले समय में इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं अब अट्रैक्ट करेगा बिहार। और थोड़ा सा इसको अगर हम और एक्सटेंड करें, तो कोविड ने एक बहुत बड़ा सबक हम लोग को सिखाया। जब मैं
इन्वेस्टर से किसी मीट में जब उनसे बात करता हूँ तो हर एक जगह जो वर्कफोर्स है उसकी इच्छा होती है कि अब हम अपने घर में काम करें, हम अपने घर के पास काम करें, बिकॉज इट्स पेनफुल कि आप फैमिली को छोड़ के आप जा रहे हैं। तो शायद वो दिन अब दूर नहीं है कि पहले जो लेबर हमारे या जो वर्कर्स फैक्ट्री के पास जाते थे, अब वो समय भी आएगा कि अब फैक्ट्रीज को लेबर और वर्कफोर्स के पास आना पड़ेगा। करेक्ट। और वहीं पे हमारा स्ट्रेंथ है, मतलब बिहार का जो हमारी एबंडेंस ऑफ वाटर है या हमारी सॉइल अच्छी है, पॉपुलेशन मैंने बताया जो बहुत एक ह्यूमन कैपिटल हमारा है, अब अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, हम स्किलिंग पर फोकस कर रहे हैं, एजुकेशन पर फोकस कर रहे हैं। तो अब अगर आप ओवरऑल अगर टोटालिटी में अगर अब आप देखेंगे, हम अभी भी पीछे हैं। अगर आप बहुत सारे पैरामीटर शायद कोई निकालिएगा या कोई ये देखेगा तो वो गिना देगा कि देखिए इतने सारे पैरामीटर पर तो बिहार अभी भी बहुत नीचे है। लेकिन हम अपनी जर्नी देख रहे हैं कि हमने कहाँ से शुरू किया और अब हम आगे सोच रहे हैं। करेक्ट। तो हम आगे सोच रहे हैं तो आगे, क्योंकि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो अब बिहार को ऐसे ही थोड़ी छोड़ेंगे। और बिहार ने तो अब अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है और हमको अब वो मिल रहा है जो हमारा हक है। तो अब मैं सही मायने में मैं मानता हूं कि टाइम इज फॉर बिहार नाउ, और बिहार का एक इमरजेंस नए तरीके से हो रहा है और अब समय बिहार का है। सर क्या मैं ऐसे ये बोल सकता हूँ जो मेरे पापा हमेशा बोलते थे, बिहार में या तो इंसान ऑफिसर बनता है या तो थोड़ा भटक जाता है और गुंडा बनता है। तो अब ये जो स्टिग्मा है ये बदल रहा है कि ये अभी भी है सर? नहीं देखिए, एक चीज, अब आई डोंट नो, मतलब उनका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो। अ, अच्छे बुरे लोग तो सोसाइटी में हमेशा होते हैं, हर एक स्टेट में होंगे। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बिहार में ही होंगे। मतलब भाई, वी आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग, अच्छे बुरे सब होते हैं। एक ही फैमिली देव में देखिएगा तो परिवार के सभी सदस्य एक जैसे नहीं होते, सब अलग होते हैं। तो बिहार, इट्स नॉट अबाउट कि हम सिर्फ नेगेटिव चीज बिहार में सिर्फ बुरा होता है। हाँ, ये बात फैक्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग एजुकेशन में बहुत ज्यादा पैशनेट हैं। हम किसी तरह स्ट्रगल करके भी अपने बच्चों को बेस्ट ऑफ एजुकेशन हम देना चाहते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप देखेंगे तो बिहार के लोग बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन अब समय बदल रहा है तो हमारे यहाँ के लोग स्टार्टअप्स में भी आगे आ रहे हैं। मैंने लास्ट 1 ईयर में देखा है कि मतलब जो हमारे स्टार्टअप्स, जो बिहार गवर्नमेंट की जो स्टार्टअप पॉलिसी है, जितना हमने 4-5 वर्षों में अचीव किया है उसका डबल हम लोगों ने 1 साल में अचीव किया है। तो अब वो पैशन भी आ रहा है, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं कि अब कनेक्टिविटी इशू नहीं है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से सब चीजें एक जैसी दिखती हैं। तो एक रूरल बिहार का भी कोई यूथ नेशनल लेवल पर किसी बड़े शहर के भी यूथ के साथ compete करना चाहता है। और ये सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में। जो आप एक पहले अर्बन रूरल डिवाइड की हम बात करते थे ना, तो अब वो नहीं है। अब तो हर एक को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, सबको मिल रहा है। और खासतौर से जो आप लोग का जनरेशन है अभी वाला, उनको तो मैं ब्लेस्ड जनरेशन कहता हूँ कि जितनी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं उतनी अपॉर्चुनिटीज हम लोग के समय में वैसी नहीं थी। चाहे आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कीजिए या पॉलिसी सपोर्ट कहिए, या जिस हिसाब से कनेक्टिविटी इंप्रूव किया है, पूरी दुनिया सिमट कर अब एक सा हो गया है। तो ये सब चीजें जो आपको मिल रहा है, तो हमारा काम एज ए गवर्नमेंट क्या है कि हम एक ऐसा इकोसिस्टम बना दें, एक ऐसा इन्वायरमेंट बना दें ताकि आप उसका एडवांटेज लेके आप आगे बढ़ते रहिए। गवर्नमेंट से आप कोई भी, अगर आप भी, इवन इफ यू विल हैव सम एक्सपेक्टेशन, व्हाट यू विल एक्सपेक्ट फ्रॉम अ गवर्नमेंट, कि हम आपको एक बेहतर, हम एक जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपने कहा, हम आपको एक बेहतर माहौल दें ताकि आप उसमें आप अच्छा काम कर सके। फिर तो आप में क्षमता है। मतलब, और अपने देश की तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारी युवा फोर्स है। और आने वाले कई वर्षों तक पूरी दुनिया की सबसे बड़ी युवाओं की आबादी हमारे देश में होगी, इफ आई एम करेक्ट, टिल 2070। जो हमारा एवरेज, हमारे इंडियन का एज रहेगा, कंपैरेटिवली हमारे यहाँ यूथ की संख्या सबसे ज्यादा रहेगी। तो एक ये बहुत बड़ा हमारा एडवांटेज है। बिल्कुल सर। सर, और आई मीन बीइंग अ पॉलिटिशियन, आपको क्या लगता है कि आपके कार्यकाल में या आपके टर्म्स में द बेस्ट इनिशिएटिव जो आपको, आप जिसको एडमायर करते हैं, आपका लिया हुआ बेस्ट इनिशिएटिव जो आई थिंक यू एडमायर द मोस्ट? अगर इस पर्टिकुलर टेन्योर का आप कहेंगे, लास्ट 15 मंथ्स में इंडस्ट्री में, मैं दोनों कहूंगा, क्योंकि टूरिज्म भी इक्वली मैंने देखा। करेक्ट। तो टूरिज्म में एकदम बिहार टूरिज्म में एक पूरा शिफ्ट आया। और जो बिहार के जो पोटेंशियल है, चाहे वो रिलीजियस टूरिज्म कहिए या
इको टूरिज्म कहिए, तो वो जो अनटैप्ड था उसको हम लोग धीरे धीरे सामने लाए और बहुत कम समय में बहुत बेहतर रिजल्ट्स आए, चाहे इन टर्म्स ऑफ सैंक्शनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट्स और क्रिएटिंग न्यू थिंग्स, अच्छी अच्छी चीज़ों को लाना, बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करना, तो वो हमने बहुत किया। इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो देखिए दो चीज़ें बहुत, एक तो बिहार के हिस्ट्री में जितना बड़ा हमारा बिजनेस इवेंट जो बिहार बिजनेस कनेक्ट हुआ दिसंबर में, जो साइज हमारे एमओयूज के रहे, मतलब आई थिंक अराउंड मोर देन 423 प्रोजेक्ट्स के एमओयूज हम लोगों ने साइन किए, रफली अबाउट 1,81,000 करोड़। तो बिहार के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, मतलब इतनी बड़े इन्वेस्टमेंट साइज की एमओयूज बिहार ने कभी नहीं देखा। तो ये एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट दिखता है कि नहीं, ये जो एक प्रयास हमने किया, मूविंग टू डिफरेंट सिटीज, इंटरैक्टिंग विद द इन्वेस्टर्स, उनसे बात करना, और अब इस बेसिस पे जो हम नई पॉलिसी पे भी काम करें, वी आर वर्किंग ऑन ड्राफ्टिंग अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025 बिकॉज आवर अर्लियर पॉलिसी इज ऑलमोस्ट 9 years ओल्ड, 16 में बनी थी। तो वो मुझको लगता है कि आने वाले समय में, जो आपने अभी हम लोग शुरू में बात कर रहे थे, तो बिहार का जो एक टेक ऑफ है उसका सबसे बड़ा बेस ये हमारी नई पॉलिसी देगा। तो मुझको लगता है कि जो भी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है जो सेटिस्फैक्शन आपने कहा ना, तो चीजों से ज्यादा मुझको ये लगता है कि मेरी टू बेस्ट ऑफ माय कैपेसिटी मैं जितना कर सकता हूँ चीजों को करने की मैंने पूरी कोशिश की है। और इंडस्ट्री एक ऐसा चीज है जिसमें उसके रिजल्ट एक दिन में आपको नहीं दिखेंगे। बिल्कुल। इन्वेस्टर्स को लाना, बात करना, उनका प्रोसेस करना, या उनके फाइनेंशियल क्लियरेंसेस होने, उनके प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल होने, लैंड का इशू, तो इट टेक्स टाइम। लेकिन मुझको लगता है कि जो बेस हमने बनाया है, आने वाले समय में उसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स बिहार को देखने को मिलेंगे। सर, हाउ डज बीइंग अ पॉलिटिशियन मीन टू यू? जब भी हम पॉलिटिशियंस की बात करते हैं हमारे देश में, तो यू नो अगेन देयर इज दिस स्टिग्मा कि सर एक पॉलिटिकल इंसान थोड़ा सा दबंग होता है, और डू यू इवन नीड पावर टू गेट चेंज और नॉट? आप इतनी बार मुझसे मिले, क्या लगा दबंग हूँ? नहीं सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नो. If you remember, sir, for the first time when I met, when we had a meeting for an hour, I told you one thing, that you changed my perception. You changed my, देखिए हर एक तरह के लोग हर एक प्रोफेशन में हो, बिल्कुल सर, मतलब अच्छे बुरे, ब्लैक एंड वाइट, तो ये तो आपको हर एक जगह मिलेंगे। लेकिन एक, हाँ, एक ये शायद हमारे जैसे लोगों ने, मतलब मैं हमारे जैसे, मैं जब मैं कह रहा हूँ तो जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं या पॉलिटिक्स में हैं, एक सबसे बड़ी बात है जो हम भूल जाते हैं ना, कि हम एक बहुत बड़े नेता ने, एक लीडर ने मुझे समझाया कि हम अक्सर दो आंखों से देखते हैं, लेकिन हमें लाखों आंखें देखती है। मेरा कंडक्ट, मेरा व्यवहार, माय बिहेवियर, हाउ आई टॉक, व्हाट आई टॉक, हम कहीं किसी से मिल रहे हैं, हम कैसे मिल रहे हैं, मुझको लगता है ये आम सी बात होगी, लेकिन जो आपको देख रहा है वो बहुत माइन्यूट चीजों को ऑब्जर्व करता है। करेक्ट। और एक और मुझको एक बहुत बड़ी बात किसी ने बताई थी एक समय, कि अगर माला पहनना है तो सर झुकाना पड़ता है। तो अगर इस शब्दों का अगर आप अर्थ देखें, हर एक तरह के लोग मिलते हैं, मतलब अगर हम ही लोग अगर हैं, 243 एमएलएज हैं बिहार में, सभी एक जैसे नहीं होंगे, सभी का काम करने का तरीका एक जैसा नहीं होगा, सब अपने हिसाब से बेस्ट करते हैं। लेकिन मुझको लगता है कि आज के समय में लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, और डिजिटल जो एक जो प्रवेश एकदम घर घर में हुआ है, पर्सन टू पर्सन हुआ है, वो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति को अब रखता है कि भैया यू आर ऑलवेज बीइंग वॉच्ड। मतलब हम लोग जब गांव में भी जाते हैं ना, तो आप, मतलब लगता है 10-15 लड़के मोबाइल लेके आपकी बातों को रिकॉर्ड करते रहते हैं। करेक्ट। और आप हमेशा, जिसको कहते हैं ना कि आप सतत निगरानी में हैं, तो वो वाली बात है। तो ये छवि की बाहुबली होते, एक दौर रहा होगा, एक दौर था भी, एक दौर रहा कि शायद उस तरह के लोग होते थे, लेकिन आज आप देखेंगे अच्छे लोग, एजुकेटेड लोग, प्रोफेशनल लोग, क्वालिफाइड लोग, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग, हर एक तरह के लोग आ रहे हैं।
एंड पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट आपका उद्देश्य क्या है, आप क्यों आप इसमें आना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं आप में क्लैरिटी होना चाहिए कि अगर आप आके आपका पर्पस क्या है, आप क्यों करना चाह रहे हैं। मैंने हार और जीत दोनों देखा है, दोनों एक्सपीरियंस किया है, तो मैं वो समझ सकता हूँ। और आज के दौर में पीपल्स एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई। जैसे मैंने कहा दैट यू आर ऑलवेज बीइंग वॉच्ड, तो वो ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि भैया आपने काम क्या किया है, आपने डिलीवर क्या किया है। तो शायद आज से 20-30 साल पहले शायद उतने सवाल जवाब नहीं होते होंगे। आज अगर हम कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएं तो एक 18 साल का बच्चा भी या लड़का भी आके पूछता है, इवन ही और शी दे हैव क्वेश्चंस दे आस्क। तो ये एक बदलाव हुआ है, लेकिन गॉन आर दोज डेज जहाँ खाली बाहुबली और ये सब की बात होती थी। अब ये ऐसा कुछ नहीं है, अब ये पुरानी बातें थी, शायद कोई एक दौर रहा, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं। और आप बाहुबल से जन समर्थन आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इट्स अ फैक्ट। Talk to me about your family. Talk to me about your mom and dad. Who were you close to? सबसे ज्यादा आप किससे क्लोज थे? अपनी माँ से। सभी भाई बहनों में सबसे छोटा हूँ। एक पॉलिटिकल फैमिली रही है जिसका 100 वर्षों का इतिहास है। बहुत सारे हमारे अंकल फ्रीडम फाइटर भी रहे। हमारे फैमिली ने बहुत ज़्यादा अपनी ज़मीनें भूदान में, जो श्रद्धेय विनोबा भावे जी का जो भूदान आंदोलन चला उसमें हम लोगों ने अपनी ज़मीनें भी दी। हमारी फैमिली ने इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए। हाँ, एक पॉलिटिकल फैमिली है तो एक अपब्रिंगिंग उस माहौल में हुई, लेकिन उस अपब्रिंगिंग में भी एक अंतर हमेशा मैंने पाया कि योर कमिटमेंट टुवर्ड्स द पीपल वो एक सुप्रीम है, मतलब वो टॉप मोस्ट है। आप कभी भी अपने व्यक्ति को आप नो नहीं कह सकते। आप कभी भी किसी व्यक्ति को ये नहीं कह सकते दैट यू आर नॉट अवेलेबल। और दूसरा जो मैंने अपने माँ और अपने फादर से, दोनों से जो मैंने सीखा और जो देखा है, एक ह्यूमन एंगल या एक मानवीय संवेदना जिसको कहते हैं ना, मतलब आप जो भी काम करते हैं उसमें ह्यूमन फर्स्ट, मतलब वो एक हमेशा कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है। और सबसे बड़ी बात है व्यवहार, क्योंकि हमारे फादर, आई रिमेम्बर, उन्होंने बड़ा अच्छा एक बार बताया कि आप तो पोजीशन में आज रहिएगा, कल नहीं रहिएगा, लेकिन लोग आपको आपके व्यवहार के कारण याद करेंगे। बहुतों से शायद आप जीवन में एक बार से अधिक नहीं मिल पाते हैं, लेकिन आप जैसा मिले होंगे उसके मन में जो रहा होगा कि वेदर यू आर एरोगेंट, नहीं यू आर पोलाइट, आप अच्छे से मिले, आपने अच्छे से बात किया, तो वो रहता है। तो अभी भी जो मुझको लगता है कि जो एक मानवीय संवेदना कहिए, लोगों का सम्मान कहिए, वो एक चीज कहीं ना कहीं एक फैमिली में जो अपब्रिंगिंग हमारी हुई उसी ढंग से हुई। और उस चीज को मैं समझा भी, महसूस भी किया, क्योंकि आप अगर एक पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इनहेरिट करते हैं। तो आपको एक ये भी रहता है कि हमेशा आपको अपना वर्थ या आपको अपनी काबिलियत या आपका परफॉर्मेंस हमेशा कहीं ना कहीं जज भी हो रहा है, कंपेयर भी हो रहा है, तो वो चलता रहता है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि मतलब मैं मानता हूँ कि जिस संस्कार में जो अपब्रिंगिंग हमारी हुई या जो घर का जो माहौल था, कि जैसे आप मुझसे मिलने आए, आप तो अंदर आ गए, लेकिन आप जिस गाड़ी पे आए, आपका ड्राइवर, आपका चालक बाहर गेट पे है, तो मैं आपको एक गिलास पानी आग्रह करूं या ना करूं, उस व्यक्ति को मैं जरूर करूं। बिल्कुल सर। कभी मैं ऐसा महसूस करता हूं कि नहीं, मेरे यहाँ से कोई भी एक व्यक्ति एक गिलास पानी या एक कप चाय पिए बिना चला गया, तो वो कहीं ना कहीं मुझको बहुत ज्यादा वो मुझे सही नहीं ये लगता है। तो ये ओवरऑल बिहारी ब्लड में है कि वो आई मीन मैंने पर्सनली फील किया है सर। इफ यू आर गोइंग समवेयर, वो छोटा हो बड़ा हो, ही विल ऑफर यू विद समथिंग, और ये आई थिंक ब्लड में भी है। और बल्कि अगर आप रूरल एरियाज में जाएंगे तो आपको और भी ज्यादा और मिलेगा, ज्यादा है। और Correct. ज्यादा है। अर्बन की तो बहुत सारी सीमाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर आप रूरल एरिया में अगर आप जाएंगे तो वो वार्मथ आपको, और वो जरूर आपको दिखेगा वो। तो कुछ पॉलिटिक्स की बातें बताइए ना सर। जब बातें, मतलब नॉट पॉलिटिक्स बट कुछ डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन विथ योर डैड, आई मीन ही वाज अ नोन फिगर, डोंट यू थिंक कुछ ऐसा? सर, आई एम अ सन ऑफ अ बिजनेसमैन, सो मैं हमेशा बचपन से, बीइंग अ सिंधी, मैं हमेशा व्यापार सुन के बड़ा हुआ हूँ, और आप पॉलिटिक्स सुन के बड़े हुए हैं, तो वो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। तो कुछ कुछ यानी कुछ यादें, कुछ सीख जो आज आप भी फॉलो करते हैं, या मैं इसको इस तरीके से पूछूं कि द आइडियोलॉजीज विच यू हैव, लाइक आप में भी वो है और आपके पापा में भी वो थी, तो आप कुछ
बताइए उसके बारे में। अगर आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप उनकी वॉइस हैं। तो उनकी वॉइस को और उनकी उम्मीदें आपसे हैं कि हमारा जो सिस्टम है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, वो आपको कहीं ना कहीं 3 लाख 3.5 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बनाता है। अगर आप इन टर्म्स ऑफ असेंबली देखें, लोकसभा में तो बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। यू आर आंसरेबल, यू आर अकाउंटेबल, और कहीं ना कहीं उस जवाबदेही को समझना। और मैंने भी वही कोशिश की कि कोई व्यक्ति अगर मेरे पास आए, निराश होके ना जाए, मेरे काम में कहीं कोई भेदभाव दिखे नहीं, वो व्यक्ति अपने आप को असहज नहीं समझे। मतलब मैं मानता हूं कि अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपके साथ आपके जो लोग हैं उनका एक कंफर्ट होना चाहिए कि वो आके आपसे किसी भी तरह की बात करें। मतलब वो आपसे बात करने में हेजिटेशन नहीं हो। मतलब बहुत बार होता है ना कि मैं मिलना चाहता हूं अपने एमएलए से, कोई मिलने नहीं दे रहा है, मैं उस तक पहुंच नहीं पा रहा, वो नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, आप हमेशा तो किसी पद पर नहीं रहेंगे। बिल्कुल सही बात। मेरे फादर का जितना समय था, बहुत कम समय वो चेयर पे थे, लेकिन जो उनका काम था, जैसे एकेडमिकली वॉज वेरी साउंड, प्रोफेसर थे, फिर पॉलिटिक्स में आए, पढ़ने का बहुत शौक था, तो वो सब चीजें अपने आप आती ही गई। मतलब मैं भी कहीं जाता हूँ, अगर किसी प्रोग्राम में मुझे जाना है तो मेरी कोशिश रहती है उस विषय के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लूँ, कहीं थोड़ा नॉलेज थोड़ा सा बढ़ा लूँ, जो विषय है उसी पर बोलूं। बेमतलब के विषय पर बहुत बार होता है विषयांतर हो जाते हैं, हमें जो बात करनी है उस पर नहीं करते, हम उस पर अलग हम बात चले जाते हैं। तो वो सब अंतर पड़ता है। और साथ में जो मैंने कहा कि क्योंकि आपको अच्छा और बुरा दोनों मिलता है, तो आपको वो चीज को करना है, और कहीं ना कहीं आपको अपनी पहचान भी बनानी पड़ती है। और अब मुझको लगभग 25 वर्ष हो गए, 25 ईयर्स, 2025 में हो गया। 6 इलेक्शन लड़ा, 4 जीते 2 हारे। पहला इलेक्शन में हारा, मैं आप ही के जैसा था, यूके से पढ़ के लौटा। आपको आप मुझे इसमें देख रहे हैं, मैं शर्ट पैंट में ही गया चुनाव लड़ने। लोगों ने कहा ये क्या पहन रखे हैं, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। पहला इलेक्शन में हार गया, तो मुझे लगा कि भाई अब ये मुझसे होने वाला नहीं है, चलो वापस। तो फिर लगा कि फिर चले जाते हैं हायर स्टडीज के लिए। लेकिन फिर कहीं ना कहीं फिर परिस्थिति हुई, कुछ लोग मिले, कहा कि नहीं भाई आप रहें। फिर लोगों में संघर्ष किया, बहुत एफर्ट सर किया। ये वाली बात ना मैंने पढ़ी थी, और मुझे इसको विस्तार में बताइए सर, कौन थे वो लोग और क्या बोले आपको? देखिए, हमारा वो 2000 का जो इलेक्शन था, वो लास्ट इलेक्शन था जो वोटिंग मशीन, जो आपके बैलेट पेपर से। और सर मुझे ये इसलिए भी पूछना है, आज ये एग्जाम्पल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है फॉर आवर ऑडियंस टू अंडरस्टैंड वन थिंग, पीपल आर बीइंग रिएक्टिव दीज डेज, है ना? गिव अप कर देना, क्विट कर देना, जल्दी से कोई भी चीज़ में रिएक्ट कर देना। सर उस समय के टाइम पे, और 2014 में आप 800 वोट से आ रहे थे, वो भी एक टाइम था सर। तो मैं आई एम टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ हियर उस समय सर। और एक और पॉइंट है इसमें, जब आप ऑलरेडी एक पॉलिटिकल फैमिली से होते हैं, जिस इन टुडेज टर्म वी कॉल इट नेपोटिज्म, यू नो। तो सर ये तो मुझे लगता है कि और ड्रॉबैक की तरह काम करता है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन लोगों के पास ज़्यादा रहती है। तो क्या बोलते हैं, ये दोनों बात, एक तो कैसे आप उस चीज़ से फाइट किए, ठीक है किसी ने बोला, बट स्टिल हाउ आर यू फीलिंग कि यार नहीं ये करता ही हूँ? देखिए, एक चीज आई थिंक सिर्फ मेरे लिए नहीं, शायद किसी के साथ भी वो होगा, कि जो आपका इंटेंट है, आप क्या सोच के कुछ काम कर रहे हैं, वो तो आप जान रहे हैं, आपका दिल जान रहा है। दूसरा अगर वो चीज नहीं समझ पाता है तो आपको तकलीफ होती है कि मेरा इंटेंशन ये था, मैं ये करना चाह रहा था, ये क्यों नहीं समझ रहे हैं। तो पहला इलेक्शन मेरा वैसा ही अनुभव था। मैं एक फ्रेश आइडियाज के साथ, फ्रेश सोच के साथ आया था, इंग्लैंड से लौटा था, लगा कि कुछ अच्छा करते हैं, कुछ काम हम शुरू किया। तो मुझे लगा कि नहीं, एक्सेप्टेंस मेरी नहीं हुई। तो एक्सेप्टेंस नहीं हुई, तो और ये भी फैक्ट है कि ऐसा नहीं था कि मेरे फादर ही इससे पहले लड़े थे, मैं चला गया, एक गैप हो गया था। फादर लास्ट 1990 में लड़े थे वहां से। 95 में बिहार में इलेक्शंस हुआ, तो उस सीट से मेरे फैमिली से कोई नहीं लड़ा। तो बहुत बार होता ना कि मैं नहीं तो मेरे बाद कोई और जाएगा, तो मेरे फैमिली से किसी ने नहीं कंटेस्ट किया। 95 का नॉर्मल था। तो 2000 में जब हम चुनाव लड़े, तो मुझे लगा कि शायद मैं इसके लिए फिट नहीं हूँ।
मतलब जो मेरी का सर ऐसे मतलब जो मेरी सोच थी, मुझको लग रहा था कि शायद ये लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं, या लोग को विश्वास नहीं हो पा रहा है कि सही में ये इस सोच के साथ, मतलब जेन्युइनली ये जो बोल रहा है उसके एक्शन में भी दिखेगा। जैसे आई स्टिल रिमेम्बर, मतलब अभी आपसे बात कर रहे हैं तो याद आया कि मैं अपने स्पीच में एंड करता था बोल के, मैं 2000 की बात बता रहा हूँ, 25 साल पहले, ना झूठी बातें ना झूठे वादे, सच्ची मेहनत सच्चे इरादे। तो ये मैं अक्सर तो ये मैं अक्सर कहता था ना, रियली आई मीन इट। तो वो चुनाव मेरा सफल हुआ नहीं। काउंटिंग चार मतलब भर रात होती थी वो बैलेट पेपर वाली। बैलेट पेपर में था। तो मैं हार गया, डिप्रेशन भी था यार, क्या मतलब सोचा नहीं था। तो बाहर निकले तो 2-3 लोग थे ऐसे ही मिले, तो उन लोगों ने वही कहा कि भाई आप हमें भूल मत जाइएगा, हमने तो आपको वोट दिया, हमारे लिए तो विधायक आप ही हैं। तो ये बात मुझको लगा कि जिन्होंने मुझ पर फेथ किया या विश्वास किया, तो मैं उनको छोड़ के कैसे चला जाऊं। वो चीज मुझको रोका। और आपने जो अभी के जनरेशन का कहा ना, एक अंतर हम पाते हैं कि हम तुरंत में जजमेंट पे आते हैं। करेक्ट। और भाषा की शालीनता हमारी, देखिए विरोध करना, हम भाई आप डेमोक्रेसी में तो इट विल बी ऑलवेज 51 एंड 49। मतलब 51 है तो भाई आपकी बहुमत है, 49 आपके अगेंस्ट में रहेगी। करेक्ट। मुझको हमेशा अच्छा लगता है कि आप सवाल पूछो। मैं आप देखेंगे वेरी अनलाइकली पॉलिटिशियंस या रिप्रेजेंटेटिव जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे आंसर्स भी करते हैं। मतलब कोई क्वेश्चन करता है, कभी आप रैंडमली चेक कीजिएगा तो बहुत कम ही है सर तो मैं ऐसा। आंसर भी करता हूँ। लेकिन वो अच्छा तब लगता है कि अगर आप भाषा की मर्यादा में रहे। आप तुरंत में जो हम एक दिमाग बना लेते हैं ना कि बस ये सही है गलत है, मतलब उस बीच में भी होता है, और चीजों को लोग समझते नहीं। मतलब आपका समय तुरंत ऐसा वाला नहीं है। मतलब एक प्रोसेस होता है, समय लगता है। और मैं मानता हूं कि इंफॉर्मेशन आपके पास ज्यादा है, आप चीजों को वेरीफाई करें, कुछ करें, सीधे एक ओपिनियन बना लेना किसी के बारे में, वो सही नहीं होता। और मुझे लगता है कि सर वो जो दौर था, बेसिकली वो टाइम था, उस समय लोग जब अपना प्रोफेशन चूज करते थे, जब कोई कॉलेज में जा रहा है या कहीं और जा रहा है या उसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ या मे बी ही इज ट्राइंग फॉर समथिंग एल्स सर, बट पॉलिटिक्स में यूके से उस समय आना, कमिंग फ्रॉम इंग्लैंड, एंड वो भी सीधा इंग्लैंड से कहीं और नहीं, सीधा बिहार आ जाना, सर वो माइंडसेट मैं जानना चाहता हूँ कि आपने क्या सोचा उस समय। ये थॉट था कि यार हम मेरे फैमिली में तो पॉलिटिशियंस थे, मैं भी पॉलिटिशियंस बन जाता हूँ, मैं भी एक पॉलिटिकल अपनी जर्नी स्टार्ट कर लेता हूँ, या मेरे लिए तो ये प्रोफेशन है। क्योंकि सर इस प्रोफेशन में वो भाव होना, सेवा भाव होना, करने वाला वो भाव कैसा था उस समय, जैसा आपने बोला कि किसी ने आपको बोला कि आप हमारे लिए बने हैं। नहीं देखिए, वो अब शायद हम अब अभी जैसे अगर मैं सोचूं, अब जब मैं स्कूल में था या मैं कॉलेज में था या हायर स्टडीज में था, तो एक सर्विस वाली फीलिंग शायद शुरू से थी। और पॉलिटिक्स को प्रोफेशन नहीं कह के, मतलब मैंने ये रियलाइज किया कि ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, अगर इफ यू वांट टू ब्रिंग चेंज इन दिस सोसाइटी, अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, किसी के जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। अगर आपकी मंशा सही है, बहुत बड़ा चेंज और बदलाव आप ला सकते हैं। तो ये मैं सोच के आया, और वो करना भी चाह रहा था। लेकिन मुझको लगता है पहले इलेक्शन को मैंने एज ए लर्निंग भी लिया, और लर्निंग में शायद उसने मुझको हेल्प किया। मतलब मैंने अपने डिफीट से लेसन लर्न किया। मैं ज्यादा लोगों को लगा कि शायद ये अचानक आ गया, तो मेरी शायद स्वीकार्यता नहीं थी, जो एक्सेप्टेंस होता है शायद वो नहीं था। तो फिर मैं उनके साथ लगातार रह के, उनके बीच में रह के, अपनी एक्सेप्टेबिलिटी जब मेरी बनी, तो उसके बाद के इलेक्शंस हुए 2005 में, 2010 में मैं जीता। फिर आपने भी कहा कि 15 वाला इलेक्शन आया, मैं 800 से हारा। तो उसको मैं मानता हूं कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो उनके एक्सपेक्टेशंस थे, मैं शायद पूरा नहीं कर पाया, मुझ में कोई कमी रह गई किसी ना किसी कारणवश। या हम लोग के साथ क्या होता है ना कि जो जिसको आप क्षणिक आक्रोश करते हैं, कि आप थोड़ा सा गुस्सा है किसी बात का, तो हम वो इलेक्शन का ही वेट करते हैं कि आने दो, हम इलेक्शन में बताएंगे। बाद में उस व्यक्ति को अफसोस भी होता है। 2015 का इलेक्शन हारने के बाद बहुत लोग आए मुझसे मिलने के लिए। सर क्योंकि
800 वोट, for us it is like अरे ये क्या हो गया. नहीं नहीं एकदम। अब मुझको याद है कि मैं अपने हार के बाद शायद 1-2 महीने बाद अपने कॉन्स्टिट्यूंसी जा रहा था झंझारपुर। सुन. तो मैं जा रहा था तो एक ऑटो ऑटो रिक्शा से एक व्यक्ति अचानक उतरा, मतलब चलते हुए ऑटो से वो उतरा। उसने मेरी गाड़ी रोकी और गाड़ी रोकी, मैं समझा नहीं क्या हुआ। तो मेरी आदत है अगर कोई ऐसे रोकता है तो मैं उतर जाता हूँ। तो मैं उतर गया, मैंने पूछा क्या बात है। तो उसने कहा कि हमसे हम लोग से बहुत बड़ी गलती हो गई। मतलब वो उस 1 महीने 1.5 महीने में ही शायद जो एक गुस्सा तो रहा होगा या एक आक्रोश था, तो शायद मेरे हारने से वो खत्म हो गया। और फिर आप देखिए 5 साल बाद फिर इलेक्शन होता है 2020 में, And you won with a high margin vote. 42,000 से मैं जीता। Yes. मतलब 5 साल पहले मैं 800 से हारा, 5 साल बाद में 42,000 से जीता। तो वो जो एक अफेक्शन या पीपल टू पीपल कनेक्ट है, मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में हमेशा कि मेरा ये क्षेत्र नहीं है, मेरा घर है, मेरा फैमिली है। सर तो वो 5 साल में आपने क्या किया जो आपने चेंज लाया, कुछ उसके बारे में बताइए ना, कि आपने कुछ ऐसा और आप लोगों तक पहुंचे. नहीं देखिए, बहुत मतलब उस समय जैसे अपने पार्टी में मतलब बीजेपी में संगठन के कार्य जो मिले, क्योंकि बीजेपी संगठन का काम का बहुत अवसर देती है, ऑर्गेनाइजेशनल वर्क, तो आप वो करते हैं। कुछ पॉलिसी रिसर्च का जिम्मा था, वो मैंने देखा, वाइस प्रेसिडेंट था तो वो देखा, कॉन्स्टिट्यूंसी की जो एक्टिविटीज रही, और सोशली जो मैं कुछ कर सकता था तो वो किया। कुछ एकेडमिकली, कुछ जो कॉलेज से मैं जुड़ा हुआ, एक मैनेजमेंट कॉलेज, एलन मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, तो उसके माध्यम से कुछ किया। कुछ कॉलेज में मतलब उस 5 साल को भी इफेक्टिवली इस्तेमाल किया। और 2020 में इलेक्शन से पहले ही आपको याद होगा कोविड आया, तो उस समय फिर मैं लगातार, जब लोग घर से नहीं निकल रहे थे, तो लगातार 2020 में जितना बन पड़ा, एमएलए नहीं रहते हुए भी लोगों की कुछ मदद पहुंचाना करना, तो एक कनेक्ट रहा। मतलब ऐसा नहीं रहा कि बहुत बार होता है कि आप हार जाते हैं तो आप एकदम अलग हो जाते हैं, क्योंकि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को कॉन्स्टिट्यूंसी या वोटर और एक रिप्रेजेंटेटिव का रिलेशन नहीं मान के एक फैमिली रिलेशन मानता हूँ। और मैं अक्सर इसी बात को कहता हूँ कि अगर आप 4 लोग हैं अपने परिवार में, कंसिडर मी एज द 5th वन। तो वो एक कनेक्ट हमेशा रहेगा। मैं 2015 से 20 एमएलए नहीं था, फिर एमएलए हूँ, कल हो सकता है फिर एमएलए नहीं रहूंगा, एमएलए होऊंगा, लेकिन वो जो कनेक्ट है मेरा, वो कनेक्ट तो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी और मेरे लोगों के साथ हमेशा रहेगा। मैं जब तक हूँ तब तक वो कनेक्ट रहेगा। और उससे मुझे याद है सर, इफ यू रिमेम्बर व्हेन यू गेव मी योर पर्सनल नंबर, मैं बोला सर मंत्री जी नंबर दे रहे हैं अपना, तो मतलब कैन आई हैव अ नंबर ऑफ अ मिनिस्टर, दैट वाज अ शॉक फॉर मी, सो आई थिंक आई कैन अंडरस्टैंड सर. नहीं नहीं, उसमें बड़ा आपको इंटरेस्टिंग मैं बताता हूँ उस नंबर की क्या कहानी है। एक तो लगभग 20-22 वर्षों से मेरा नंबर एक ही है। अच्छा. आप गूगल पर भी सर्च करोगे वही नंबर आएगा, वही नंबर मैं रखता हूँ। आजकल क्या हो रहा है कि यूजुअली लोगों के मन में लगता है कि मंत्री खुद फोन नहीं उठाता है। मैं उसको बोलता रहता हूँ, मतलब मैं नीतीश बन के ही बात करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, वो बिलीव ही नहीं करता है। वो कहता है मंत्री जी कोई खबर पहुंचा दीजिएगा, उनको ये कह दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं नीतीश मिश्रा ही बोल रहा हूँ, उसको विश्वास नहीं होता है। लेकिन मुझको लगता है शायद यही होना चाहिए। मतलब अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा मिली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कनेक्ट कम हो जाए। मतलब आपको सिर्फ मैनेज करना है चीजों को। और पर्टिकुलरली लोग कॉन्स्टिट्यूंसी के मेरे समझ रहे हैं कि हाँ जवाबदेही बड़ी है। फोन कॉल्स अगर मैं मिस करता हूँ तो मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ टू कॉल बैक। फिर डिफरेंट चैनल्स भी हैं हमारे, जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोग हैं, या मेरा पटना ऑफिस है, तो किसी को अर्जेंसी होती है तो वो टेक्स्ट कर देता है, व्हाट्सएप कर देता है। किसी को मेडिकल अर्जेंसी है, कोई और ज़रूरत है, तो उस हिसाब से फिर वो काम करते हैं। लेकिन हाँ, मुझको खुशी है इस बात की कि एक ही नंबर है मेरा, और वही नंबर अभी तक मेंटेन्ड है, और वही नंबर मैं स्वयं उठाता हूँ, मैं खुद उठाता हूँ। सर कभी कोई प्रैंक कॉल कर दिया तो? करे। अब सबसे बड़ी बात है, ये बहुत लोग कोशिश करते हैं, हाँ. तो कोशिश करते हैं, कभी किसी बंदे ने फोन किया कि भैया आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक है, तो ये सब भी आता रहता है। हाँ. तो वो सब तो अपनी जगह है। कभी कोई बहुत सारे ऑफर्स आते रहते हैं, तो वो अपनी जगह, जैसे शायद आपको आते होंगे मुझे भी आते हैं। तो अब तो कहीं ना कहीं भाई अब इतनी समझ है, और लोगों को भी समझना चाहिए, तो लोग कोशिश तो करते ही हैं, तो कोशिश करते ही है वो करने के। लेकिन ठीक है, वो भी एक अच्छा अनुभव रहता है। सर जब भी हम यूथ की बात करते हैं, ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज, ड्यूरिंग माई स्कूल लाइफ, आई वॉज द ओनली वन इन माई क्लास हु यूज टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स. नॉट पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, बस कौन इलेक्शन लड़ रहा है, बेसिक आसपास के कॉरपोरेटर कौन है, पार्षद कौन है, ग्राम पंचायत में क्या हो रहा है. सर आज के ज़माने में ना, जब भी मैं किसी
यंगस्टर्स से बात करता हूँ तो दे डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। अरे इसकी बात मत करो, ये तो दलदल है। सर हमारे देश में जो युवा ज्यादा पढ़ा लिखा हो चुका है उसका ओपिनियन ना होना एक खतरा है। ओपिनियन ना होना, मैं नहीं बोल रहा हूँ यू शुड बी अवेयर अबाउट पॉलिटिक्स, आपको सब पता होना चाहिए, लेकिन आपका ओपिनियन होना बहुत जरूरी है। और वी कांट जस्ट ऑलवेज से कि नहीं नहीं हमको इसमें पढ़ना नहीं है, डोंट टॉक अबाउट इट। मतलब यहाँ पे आज कितने यूथ होंगे सर जो न्यूज चैनल देखते होंगे। और चलो हम मीडिया की बात नहीं करते हैं, वो अलग डिबेट में चले जाएंगे कि मीडिया कैसी होती है, बट स्टिल we don't like to watch something which is political, we don't want to hear about any elections। इसको आप कैसे देखते हैं सर? पढ़ा लिखा को तो और ज्यादा बात करना चाहिए। मेरी समझ से अगर आप देखिएगा तो मुझको तो लगता है सबसे पहला काम एज ए सिटीजन हमको ये करना चाहिए कि हर एक चुनाव में आप वोट जरूर डालिए। आप जिनको डालते हैं, अभी भी आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन का जो इतना ड्राइव चलता है टू इंक्रीज दी वोटिंग परसेंटेज, ये क्यों पड़ता है? ये जरूरत भाई, आपका ये अधिकार है और आप जाके करें। तब आपको अधिकार भी बनता है टू क्वेश्चन दी गवर्नमेंट। 60% वोटिंग हो रही है, 65% वोटिंग हो रही है, वो भी बहुत ज्यादा जब हम फोकस कर रहे हैं, ताकत लगा रही है इलेक्शन कमीशन, तब जाके हमारा वोटिंग होता है। तो वोट तो आपको जरूर करना सर चाहिए। बट वोट में भी ऐसा होता है कि पापा ने बता दिया बेटा इधर दबाना, तो हम जाके वोट कर देते हैं। आई थिंक माई टीम इज सिटिंग हियर, उनके कुछ दिन पहले मैंने पूछा था, आई वोंट टेक द नेम, कि आप किसको वोट देते हो? जिसको पापा बोलते हैं। नहीं, लेकिन ऐसे भी हैं, मैं आपके गांव का उदाहरण मैं बताऊंगा कि पति ने किसी और को दिया, पत्नी ने किसी और को दिया। हाँ है सर, ऐसे भी तो है। ऐसा भी होता है। और सबसे बड़ी बात हमको लगता है बहुत बार ऐसे भी हैं, जब यंगस्टर से आप किसी से पूछिएगा तो शायद उनको अपने एमएलए का नाम भी नहीं मालूम, हाँ उनको करेक्ट। अपने एमपी का नाम भी नहीं मालूम। ये होना चाहिए, ये जानना चाहिए, बिकॉज वो इस सिस्टम में नहीं है। लेकिन हाँ, सिस्टम को क्रिटिसाइज करना फिर आसान होता है। हाँ बिल्कुल सर। तो आप सिस्टम को क्रिटिसाइज करेंगे तो वो तो सबसे आसान है, लेकिन उस सिस्टम का हिस्सा बनिए। आप पढ़ लिख के, आप अगर अच्छा एजुकेशन आपने लिया है, ऐसा थोड़ी है कि पॉलिटिक्स में जो जिनका पॉलिटिकल फैमिली है सिर्फ वही आगे आते हैं। बिल्कुल सही बात। हजारों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जो कि जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं रहा, वो आगे आए और उन्होंने अच्छा काम किया है। तो वो सोच बदलनी चाहिए, आना चाहिए। पहला तो भाई जो आपका डेमोक्रेसी ने, लोकतंत्र में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो आपको अधिकार दिया है, आप वोट ही नहीं करते हैं। अगर आप वोट करेंगे, खासतौर से जो फर्स्ट टाइम वोटर है ना, जो खुशी मिलती है और आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। और बहुत लोग तो अब यंगस्टर्स आप देखेंगे, वो जो इंक लगाते हैं उसके बाद वो अपने इंस्टा पे या सोशल मीडिया पे डालते भी है दैट आई हैव वोटेड। करेक्ट। तो वो बढ़ भी रहा है, जो एक ये नया जनरेशन है उसमें ये चीज आ भी रहा है। हमको लगता है थोड़ा जानना चाहिए भाई आपके, बिकॉज अपना देश है, अपना स्टेट है, वहां पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। प्लस यू शुड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट। आप मत जाइए मिलने के लिए, लेकिन बहुत सारे माध्यम है ऐसे जिनके थ्रू आप मैसेजेस पहुंचा सकते हैं, आप सजेशंस दे सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझको ईमेल भेजते हैं। मैंने तो एक पोर्टल भी बनाया हुआ है कि लोग चाहें तो अपने सजेशंस मुझको भेज सकते हैं। तो ये लोगों को करना चाहिए। यंगस्टर्स की बहुत बड़ी जवाबदेही है अपने कंट्री के भी प्रति, दैट दे शुड वोट। और अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, समझदार लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। सिर्फ दूर से बैठ के कोशिश करो ना भाई, आप आने लगेंगे तो लोग आएंगे ही। तो वो होना चाहिए। और सर द वे एवरी यूथ वांट्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होता है, उसमें डेलीगेशन होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, थिंकिंग होती है, आइडिएशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो सर आपको लगता है एंटरप्रेन्योर्स जैसे माइंडसेट के लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, या फिर कोई भी नए यूथ कैसे अप्रोच कैसे होनी चाहिए अगर हमको नहीं पॉलिटिक्स में देखिए, आना है? पॉलिटिक्स में भी अगर आपका ट्रेंड देखेंगे तो एक कहीं ना कहीं एक एंटरप्रेन्योरशिप हर एक स्तर पे होगा, चाहे वो आप हो, हम हो, या कोई अपना कोई खुद का कोई एंटरप्राइज खड़ा कर रहा है। एक अलग से आगे बढ़ के कुछ करने की सोच, बहुत बार आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, बहुत बार इनोवेटिव थिंकिंग, कुछ नवाचार, कुछ इनोवेशन, कुछ ज्यादा सोचना, एक आगे बढ़कर लीड लेना, कोई चीज को करना। ये चीज तो हमको लगता है जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, ये तो लोगों को करना ही पड़ेगा। अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, सपोज अगर मुझको कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कोई बड़ा ही काम लाना है या कुछ लाना है, मैं एज मिनिस्टर हूँ ठीक है, लेकिन अगर मैं एज एमएलए भी था तो मैं कोशिश करता था कि अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मैं क्या ज्यादा लाऊं, मैं कॉन्स्टिट्यूंसीज को कैसे रिप्रेजेंट करूं, मैं कॉन्स्टिट्यूंसीज को कैसे प्रेजेंट करूं, उसके बारे में बताऊं। तो ये एक चीज को आना वो जरूर है, लेकिन इनके पीछे कहीं ना कहीं सर्विस, आपका वो सबसे बड़ा जो सेवा है
वो आपका सबसे बड़ा, आपका कहिए कि एक आपका ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए, और उसके इर्द गिर्द ही आपकी सोच होनी चाहिए कि अल्टीमेटली ये सब चीजें जाके पब्लिक वेलफेयर के लिए, लोक कल्याण के लिए आप काम करते हैं। नए युवाओं को आना चाहिए पॉलिटिक्स में। एकदम भाई, एकदम आना चाहिए। आप भी कोशिश कीजिए, सबको आना चाहिए, और आपकी टीम के लोगों को और आना चाहिए। ये लोग वोट नहीं देंगे सर अरे मुझे, नहीं, देंगे अरे मुझे। दे नहीं दे, अरे कोशिश करो भाई। आप एक बार नहीं जीतोगे, दूसरी बार जीतोगे, तीसरी बार जीतोगे। आप कोई कंपिटेटिव एग्जाम देते हैं, जरूरी थोड़ी है एक बार में ही आप पास करते हैं। हम्म। आप 2 बार देते हैं, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट होता है। आप कहीं कॉलेज में एडमिशन्स के लिए जाते हैं, आप एंट्रेंस एग्जाम्स देते हैं, तो कोशिश होती है, आप करते हैं। तो वो कोशिश करनी चाहिए, मतलब हम सिर्फ छोड़ दें नहीं। और दूसरा, आप अच्छे ढंग से सकारात्मक पॉजिटिव सजेशंस हमेशा आप दीजिए, हम्म। और वो दें। कभी आप कोशिश कीजिए अपने रिप्रेजेंटेटिव से मिलने का भी। अरे ठीक है, मुझे काम ही पड़े तभी मैं क्यों जाऊं। बिल्कुल मैं ऐसे बिल्कुल। भी आया हूं कि भाई आप मेरे एमएलए हैं, आप मेरे एमपी हैं, तो मेरी इच्छा हुई, मैं आपसे मिलने आया। तो एक बार मिलिए, देखिए वो क्या कर रहा है, और कामों को भी देखिए। काम कहीं वो मिस कर रहे हैं, उनको बताइए। काम अच्छा कर रहे हैं तो भाई उनको बोलिए भी, ताकि उनका मोटिवेशन भी बढ़े कि चलो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो लोग देख रहे हैं, हम्म। और लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो वो भी हेल्प करता है। सर एजुकेशन इज समथिंग विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बैकबोन ऑफ एनी सोसाइटी। शिक्षा आती है तो सब कुछ आता है। आई थिंक मुझे लगता है कि, और सर जब हम रिसर्च कर रहे थे तो आपकी डिग्री ना मुझे याद नहीं हो पा रही थी सर। अरे ना ना, ऐसा भी नहीं है नहीं नहीं भैया। सर, लिटरली अरे ना 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 मैं ना, एक हम, बात बताता अरे हूँ आपको डिग्री वाले हमसे बहुत बड़े बड़े मिलेंगे, ऐसा नहीं है। सर। हाँ, एक्सपोजर आप कह सकते हैं। हाँ, एक्सपोजर की हाँ, बात कर रहा हूँ। एक्सपोजर आप कह सकते एक्सपोजर हैं की कि बात कर रहा डिफरेंट हूँ। एक्सपोजर रहा है, वो बिल्कुल। ठीक है। तो सर जैसे मैं देख सकता हूँ कि बीए ऑनर्स आपने दिल्ली से किया, एमबीए किया आपने क्या बोलते हैं नेदरलैंड से, देन यू वेंट टू ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी करने, आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करने यूके गए थे हाल में। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पढ़ाई पॉलिटिक्स में काम आ रही है? बहुत ही ज्यादा। देखिए एक चीज है ना, आपने खुद ही कहा, शिक्षा तो बेसिक है यार। है। आपका एजुकेशन कहीं ना कहीं बहुत मैटर करता है, आपकी सोच में, आपके एक्शंस में। कैसे किसी चीज को आप देखते हैं, आपके देखने का नजरिया। और मैं ये मानता हूं कि बिकॉज एक अच्छा एक्सपीरियंस मुझको ना सिर्फ अपने देश में बल्कि बाहर भी मिला, चाहे वो इंग्लैंड हो या यूएस हो, जैसे हार्वर्ड कैनेडी स्कूल का कोई शॉर्ट प्रोग्राम या कुछ भी। तो वो लगता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, दुनिया कहाँ है, और कोशिश होती है कि उन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं जब आप काम करते हैं तो उन काम में भी उनका रिफ्लेक्शन आ जाता है। मतलब योर योर अप्रोच, या अगर आप किसी से, ऑफिसर से आप बात कर रहे हैं, इश्यूज की अंडरस्टैंडिंग, या अगर आप किसी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी से आप मिल रहे हैं, उनके कोई इश्यूज हैं, उसको रिजॉल्व करना। तो मुझको लगता है एजुकेशन नॉट ओनली इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में भी बहुत मदद है, एजुकेशन तो बेसिक है, हम्म। वो होना ही होना चाहिए। और राजनीति में भी अगर पढ़ाई लिखाई मैटर कर सकता है, मैटर करता है, लेकिन हमारी लोकतंत्र की ये खूबसूरती भी है कि कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का हमारा मानक नहीं है। तो सबको वो एक मौका देता है, कोई हमारा एंट्री लेवल नहीं बना हुआ है कि अगर आप ग्रेजुएट होंगे तभी आप चुनाव लड़ेंगे। कोई लड़ सकता है, लेकिन हाँ, अगर आप ऑनेस्टली मुझसे पूछें तो मेरे कामों में कहीं ना कहीं जो मेरा एजुकेशन है, जो मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड है, मैं महसूस करता हूँ कि उससे बहुत बड़ी मदद मिलती है। सर बिल्कुल मिलती होगी। और जैसा कि आपने बोला कि हमारे लोकतंत्र की खासियत है, सर ये लिटरली खासियत है। मुझे आपको नहीं लगता सर एवरी पॉलिटिशियन नीड्स टू बी अ बेसिक लिटरेट और मे बी। आप इसको इस ढंग से देखिए कि जब हमें आज़ादी मिली, और जब 1952 में पहला इलेक्शन हुआ, जब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जब अडॉप्ट किया, उस समय हमारी देश की जो एजुकेशनल स्थिति थी वो क्या थी। तो आप तो एक मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन को आप डिप्राइव कर देते चुनाव लड़ने से, तो फिर वो लोकतंत्र कैसे था। तो हमारे जो संविधान निर्माता थे, इस बात को उन्होंने समझा। ये चीज हमेशा डिबेट का हो सकता है कि आप कहेंगे कि भाई हम तो किसी भी जॉब में आप खोजते हो तो मिनिमम एंट्री लेवल होता है, भाई पॉलिटिक्स में क्यों नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखिए कि अभी हमारे ही कंट्री में कितने सारे स्टेट हैं जो 100% लिटरेसी रेट होगा जिनका, या सारे लोग पढ़े लिखे होंगे। तो अगर आप ये कुछ ऐसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगाते हैं तो एक बहुत बड़े सेक्शन को आप कहीं ना कहीं डिप्राइव कर देंगे इस पूरे इलेक्ट्रल प्रोसेस से दूर होने में। इसलिए मैंने कहा
कि हमारे लोकतंत्र की एक खूबसूरती है हम्म कि वो सबों को मौका देता है। इट्स अप टू द पीपल टू चूज हम्म कि आप किसको चुनते हैं। बहुत बार एक बाहर से पढ़ा लिखा आदमी भी चुनाव हारता है। आई मीन आई रिमेम्बर मनमोहन सिंह जी चुनाव हारे थे कोई भी, इसलिए एक चुनाव, ऐसी जगह से, साउथ दिल्ली से, जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। तो इसलिए वो मैटर नहीं करता है। हम्म इसलिए हाँ, वो आपके काम में, और ये एक हमेशा एक डिबेट का विषय रहेगा। अच्छा भी है, होना भी चाहिए, लेकिन मुझको लगता है कि हमारी जो एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी है हम्म वो यही है कि सबको वो मौका देता है। और मुझको लगता है जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के चेयर पर जाते हैं तो वो इटसेल्फ बहुत बड़ी पाठशाला है। वो आपको खुद बहुत बड़ा ज्ञान का वो भंडार है जो आपको सिखा भी देता है। हम्म तो आई थिंक ठीक है अभी जो है, लेकिन हाँ इतना जरूर है, अगर आप एक ट्रेंड देखेंगे, हम्म चाहे वो डिफरेंट स्टेट्स के असेंबली इलेक्शंस हों या अपने देश के पार्लियामेंट का चुनाव होगा, तो जो लोग हैं वो धीरे धीरे उसकी संख्या बढ़ती जा रही है कि जिन्होंने एक शिक्षा प्राप्त की है, बेसिक लेवल की है, या ग्रेजुएशन की है, या हायर एजुकेशन या प्रोफेशनल डिग्रीज लेके अब आ रहे हैं। तो वो एक मिक्स अब आपको दिखता है। हम्म सर, हाउ वाज योर टाइम इन यूके? हाउ डू यू डिफाइन दैट? पार्ट टाइम किया सर आपने कभी वहाँ? ट्राई किया? देखिए, बड़ा यूके का जो एक्सपीरियंस था ना, मतलब एक तो जो मैं गया, इट वाज 100% स्कॉलरशिप। ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक स्कॉलरशिप है, शिवनिंग, वेरी प्रेस्टिजियस आई रेड अबाउट स्कॉलरशिप, दिस सर। वेरी प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप। तो वो आपके सारे नीड्स वो फुलफिल करते थे। लेकिन हाँ, मैंने वहाँ देखा, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे जो करते थे, ट्रैवल किया, तो चीज़ों को हमने देखा। और सबसे बड़ी बात है कि वो जो अ, एक एक्सपोजर जो रहा ना, मतलब अ, वो अपने आप में एक जाना ही वहाँ एक, अपार्ट फ्रॉम जो कोर्स में आपने जो पढ़ा, उसके अलावा योर इंटरेक्शन विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट बैकग्राउंड, उनकी अलग सोच, उनसे बात करना। अगर आप क्लासरूम में हैं तो सब अलग अलग देश के बैठे हैं, सबका अपना नज़रिया है, अपना पर्सपेक्टिव है। तो मुझको लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव कहीं ना कहीं मेरे लाइफ में वो जो यूके का पीरियड था उसने लाया। और जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ अपनी यात्रा को, जो मैंने यूके के बाद से अभी तक की देखी है, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि वो जो मेरा पीरियड था, वहाँ जाना, वहाँ पढ़ना, उसने मेरे पूरे थिंकिंग को, मेरे विचार को, या मेरे कार्य करने के तरीकों को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस किया। मतलब मैं उससे अपने आप को मानता हूँ कि मैं बेटर हुआ हूँ जो मैं उस समय था, या बाद में, या उस जो मैंने सीखा या जो मैंने पढ़ा आज कैसे वो उपयोग में आ रहा है, या मेरे अप्रोच में वो नेचुरली आ जाता है। मतलब ये नहीं है कि वहां आपको किसी प्रोफेसर ने पढ़ाया तो इसलिए आप ये कर रहे हैं। करेक्ट। वो कहीं ना कहीं आपके वो सिस्टम में ही इंस्टिंक्टिवली, हाँ। वो आ जाता है। तो स्टे बहुत अच्छा था। और मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स जो इंडिया से उस समय गए थे, जो कुछ फ्रेंड यहाँ जान पहचान वाले थे वो गए, या जो वहां जाके फ्रेंड्स बने, ज्यादातर वहीं रह गए। और हमको लगता है जो एक आपका क्लोज एक ग्रुप होता है फ्रेंड्स का, तो उसमें मैं एक शायद इकलौता रहूंगा जो लौटा, जैसे आप भी लौटे। तो बहुत सारे लोग रह गए होंगे, कोई हायर स्टडीज में गया होगा, कोई जॉब ढूंढ रहा होगा, या कुछ भी रहा होगा। तो मैं उनमें से था जो लौटा। तो मुझको लगता है कि मैं डेस्टिनी में बहुत विश्वास करता हूँ। मुझको लगता है शायद डेस्टिनी ने ही ये तय किया कि भाई आप लौटो, आप काम करो। Sir, we often talk about decentralization, and I always thought when I'll sit with someone who's from BJP, I'll ask this because I like this personally. Uh, Sir, organizational structure, decentralization की जब मैं बात करता हूँ, I think BJP is the best example of giving chance to the people who are even new to politics, और जो उनका अनुभव ज़्यादा नहीं है। जो बीजेपी ने स्टेप लिया है, राजस्थान पे जो सीएम बने वो फर्स्ट टाइम एमएलए थे। सर, ये कभी हमने देखा नहीं हमारे देश में। एंड आई थिंक बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, दिस इज फिनोमिनल। यू नो छत्तीसगढ़ में मैं हूँ, माननीय विष्णुदेव साय जी सीएम बने, किसी ने सोचा नहीं था। तो सर, ये क्या है सर? मतलब हाउ बीजेपी सडनली टुक दिस टर्न एंड स्टार्टेड फॉलोइंग दिस डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर? देखिए, माय एक्सपीरियंस विद बीजेपी, इट्स नाउ ऑलमोस्ट 10 इयर्स, और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे सबों को मौका मिलता है।
एवरी वर्कर हैज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो विद इन योर स्टेट। आप काम करते हैं, आप दूसरे स्टेट जाते हैं, जैसे मैं असम चुनाव में गया, बंगाल चुनाव में गया, त्रिपुरा चुनाव में गया, मध्य प्रदेश चुनाव में गया, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ ये फैक्ट है बीजेपी में कि जो हमारा बूथ अध्यक्ष होता है, जो हमारा सबसे जो नीचे, जो हमारा मेन जो संगठन का जो स्ट्रक्चर जहाँ से शुरू होता है, वहाँ का जो अध्यक्ष है उसको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है और मिल सकती है कि वो नेशनल प्रेसिडेंट तक जा सकता है। तो ये शायद किसी और पॉलिटिकल पार्टी में आपको नहीं दिखेगा। एवरी वर्कर इज बीइंग वॉच्ड। बहुत बार हमको लगता है कि शायद हम करते जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कोई देख ही नहीं रहा है, लेकिन बहुत बार अचानक होगा, जैसे लोगों को आप जो इंफॉर्मेशन का जो उनके पास डिफरेंट चैनल्स हैं जो मिलता है, तो वो लग जाता है बहुतों बार लोगों को। जब आप चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स आते हैं या आप किन्हीं को पार्टी पोजीशंस आप देते हैं, तो उसमें वो कहीं ना कहीं वो बात उस बात से लग जाती है कि अरे ये कैसे हुआ। तो कहीं ना कहीं उसका कोई स्ट्रेंथ था, उसके कोई ऐसे काम थे जो पार्टी लीडरशिप ने फील किया कि नहीं, इनको हमको अवसर देना चाहिए, मौका देना चाहिए। तो मुझको लगता है ये किसी और पॉलिटिकल पार्टी में संभव ही नहीं है एक्सेप्ट बीजेपी। आज आप किसी के साथ ऐसे ही बैठे हुए हैं, अचानक मालूम चला कि वो बहुत बड़े पोजीशन पर वो चला गया, वो बीजेपी ही कर सकती है और कोई पार्टी नहीं कर सकता। सर ये कई बार उल्टा नहीं पड़ता अगर किसी को अनुभव नहीं है? नहीं, देखिए, आप कहीं ना कहीं आप एक प्रयोग करते हैं और वो चीज़ बहुत बार होता है, जो मैं मानता हूं कि आप उसको सीखते भी हैं, आप लर्न भी करते हैं। और वही चीज़ है कि बीजेपी भी अनुभव से, मतलब इतने कम, आप 1980 से अभी 2025 45 साल की यात्रा रही है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन 45 इयर्स में जिस ढंग से बीजेपी इवॉल्व हुई है, कुछ ना कुछ कारण तो जरूर है ना। कुछ ना कुछ कारण तो जरूर है कि आप इतने कम समय में इतना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, अब पैन इंडिया आपका है, तो वो कुछ तो है। और कहीं ना कहीं हमारा जो संगठन है, हमारा स्ट्रक्चर है, वो करता है। और पार्टी लीडरशिप जो निर्णय लेती है, तो अपनी समझ से बेस्ट निर्णय वो लेते हैं। बहुत बार होता है कि फिर जब अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है या कुछ ऐसा होता है, तो अगर ठीक है, अगर कभी लीडरशिप को लगता है कि नहीं, हम इनकी जगह ये शायद बेहतर होंगे या उनकी जगह वो बेहतर होंगे, तो ये तो लीडरशिप डिसाइड करती है। लेकिन हाँ, ये जरूर है, मैं फिर कहूंगा कि यही एक पार्टी है, एक प्लेटफॉर्म है जो हर एक वर्कर को ग्रो करने का मौका भी देती है, और हर एक वर्कर के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि कल वो किसी भी पोजीशन पर जा सकता है। आई थिंक सर द बिगेस्ट एग्जांपल इज मोदी जी। एकदम। सर मोदी जी से मिले हैं कभी? हाँ, मिला हूँ, बहुत बार मिला हूँ, लेकिन और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि हमारी पार्टी में एक खासियत है कि जितनी बार, जैसे कोई सीनियर लीडर आ रहे हैं, जैसे अगर आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ही कहा, तो वो जितनी बार आते हैं तो हर एक बार स्टेट लीडरशिप तय करके सर्टेन कार्यकर्ता को उनको मिलने, जब आप उनको वेलकम करना होता है तो वहां आप लोग भेजते हैं। और मुझको लगता है एक बड़ी संख्या है ऐसे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से संक्षेप ही, लेकिन उनसे मुलाकात करने का उसको अवसर मिला है। और ये ऐसा नहीं है कि अगर मैं ही हूं तो 4 बार, जितनी बार प्रधानमंत्री जी आएंगे मैं ही मिलूंगा। पार्टी में सबों को मिलता है, तो जो हमारे स्ट्रक्चर में, तो मुझको तो पिछले 10 वर्षों में बहुत बार ऐसा अवसर मिला। और अभी कुछ दिन पहले तो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में ही उनका प्रोग्राम हुआ था, जो 24 अप्रैल को वो आए थे, तो फॉर्चुनेटली वो प्रोग्राम मेरे ही कॉन्स्टिट्यूंसी में था। तो इस तरह का मिलना या उनको देखना, वो बहुत बार मौका मिला। और अभी कुछ दिन पहले तो जो हमारे जितने भी पार्टी के एमएलएज और एमपीज हैं और जो ऑफिस बेरर्स हैं पार्टी के, उन सब से मिले। वो पार्टी कार्यालय में पटना आए थे, तो प्रदेश कार्यालय में वो सबों से मिले। सर कैसा हो रहा है उनका? एकदम अलग है भाई, मतलब मैं जितनी बार मिल रहा हूँ, अब लोग माने या ना माने, लेकिन ये फैक्ट है, वो अलग है। कुछ कुछ उनमें करिज्मेटिक कुछ अलग सा है, और कुछ अलग सा है। मे बी चाहे उनकी साधना के कारण, या मे बी जितना उन्होंने तप किया, या जितना वो घूमे हैं, जितना उन्होंने देश को देखा है, तो आप जितनी बार आप उनसे मिलेंगे, और जो ऊर्जा उनमें है, जो एनर्जी है, वो शायद आप में भी इस एज में नहीं होगी जो उनमें है। और शायद यही कारण है, मतलब ईश्वर की असीम कृपा रही है, और कठोर से कठोर निर्णय उन्होंने लिए हैं, कठोर से कठोर चुनौतियों का उन्होंने सामना किया है, और हर एक चुनौती में बहुत बेहतर रूप से वो बाहर निकले हैं। और उसी का परिणाम है कि आज पूरी दुनिया में
भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। सर आपने थोड़ी देर पहले मेंशन किया था दिस जनरेशन इज लकी। सर लकी होने के साथ साथ मुझे लगता है डिसएडवांटेज भी बहुत सारे हैं। सर इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशनल वर्ल्ड है, इतने ज़्यादा फास्ट हो चुकी है चीज़ें, सोशल एंजाइटी इतनी सारी बढ़ चुकी है, फ्लेक्सिंग नेचर लोगों का बन चुका है। इफ़ वी आर नॉट अपलोडिंग समथिंग इन टुडेज जनरेशन, हमारे अंदर वो फोमो आ जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट आ जाता है ना। सर अच्छा है, लेकिन इसके कॉन्स भी इतने ज़्यादा हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? दो चीजें हमेशा रहेंगी ना, अंधकार है तो उजाला है, उजाला है तो अंधकार है। तो कोई भी चीज आती है तो उसके दो एस्पेक्ट हमेशा होंगे। इट डिपेंड्स ऑन दी पर्सन, वो उसको किस रूप से लेता है। आप उसको एक वरदान के रूप में ले रहे हैं या आप उसको अभिशाप के रूप में ले रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं यहीं पे आपकी मैच्योरिटी और समझ आपके काम आएगा। हम लोग भी शायद अब मैं ब्लेस्ड इसलिए कहता हूं क्योंकि जो सुविधाएं आपको मिली है, तो सुविधाओं का हम इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, हम फायदे के लिए कर रहे हैं या नुकसान के लिए कर रहे हैं। हम और जो अभी का जनरेशन है, मैं भी ये कहूंगा कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा में आ जाते हैं, गुस्सा बहुत है। मतलब हम शायद हम जितना हम हमसे पहले का जनरेशन जितना बर्दाश्त करता था उससे शायद कम हम कर रहे हैं। अभी का जो जनरेशन है वो और कम बर्दाश्त करता है। मतलब लगता है कि जैसे हर एक लोग बहुत ज्यादा प्रेशर में है। और वो कहीं ना कहीं जो एक परफॉर्मेंस प्रेशर है या वर्क कमिटमेंट है या जॉब कमिटमेंट है, तो यही कहीं ना कहीं आपको एक बैलेंस करने की जरूरत है। और मैं ये मानता हूं कि देखिए, आपकी अपनी लाइफ और फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं है। बहुत बार हम घटनाएं सुनते हैं, बहुत बार लोग देखते हैं कुछ गलत निर्णय लेते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि भाई लाइफ इज प्रेशियस। अरे ठीक है, हम ये नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्या चीज है जो इसका समाधान हम नहीं कर सकते। बहुत बार हम देखते हैं चीजों में लोग अपने फैमिली से भी बात नहीं करते हैं, अकेले रहते हैं। ये सब चीज अभी वाले जनरेशन में भी में आया है। सर वी स्पोक अबाउट पेट्रियोटिज्म, वी स्पोक अबाउट देशभक्ति का भाव। सर मुझे लगता है कि देशभक्ति का भाव सिर्फ ऑफिशियल्स का, पॉलिटिशियंस का नहीं होना चाहिए, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का, सिटीजन्स का होना चाहिए। आजकल के फास्ट ग्रोइंग वर्ल्ड पे एक मिडिल क्लास आदमी जहां वो बिजी है अपने ईएमआईज भरने में, जिसको पता है कि आज मुझे काम करना है तभी आई विल बी एबल टू मैनेज माय लाइवलीहुड, सर वो देशभक्त कैसे बनेगा? नहीं, देशभक्त तो हम सब हैं। सर मतलब देशभक्त इज अ वेरी फैंसी वर्ड टू से, बट आप देखिए, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ये कह सकते हैं कि हम हमेशा अपने अधिकारों की बात ज्यादा करते हैं, अपने कर्तव्य की बात हम कम करते हैं। तो जो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाली बात है, ये भी ठीक है कि हम सब अपने लाइफ में उसकी जद्दोजहद में इतने उलझे पड़े हैं, फंसे पड़े हैं, बेसिक सब्सिस्टेंस के लिए, कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए, तो वो अपनी जगह है। लेकिन फिर भी इतना जरूर है, मतलब मुझको लगता है कि बहुत सारे ऐसे अवसर आए हैं जब पूरा देश एक साथ खड़ा रहा है, और हमको लगता है कि कोई ऐसा नहीं होगा जब देश को उसकी जरूरत होगी तो वो देश के लिए नहीं होगा। सर टू बी, आई एम सॉरी टू कट यू, बट देश में जब जरूरत होगी तभी देशभक्ति क्यों आए सर? नहीं, तो आप पहले, सबसे बड़ी बात है कि देशभक्ति को आप परिभाषित कैसे करते हैं। सर मैं अभी जिस देशभक्ति की बात कर रहा हूँ वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, जिसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर सिविक सेंस का भी है। एकदम। तो मैं ये आपने बहुत अच्छा कहा कि देखिए, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार हाथों में झाड़ू लिया, बड़ी आलोचना हुई। हम और आप ही देखिए, मतलब कहीं होगा तो कुछ निकाल के डाल देंगे, दिल्ली मुंबई जाएंगे 2 बार सोचेंगे, और विदेश जाएंगे तो पॉकेट में डालेंगे, सड़क पर डालेंगे। हाँ। एक ही व्यक्ति का चरित्र बदलता रहता है। तो हमारी देश के प्रति जवाबदेही क्या है? तो मेरे देश के प्रति ये भी जवाबदेही कि हम अपने स्वच्छ रखें, आसपास गंदगी नहीं करें। ये भी तो एक बेसिक कर्तव्य है हमारा जो हमें करना चाहिए। हाँ, ये एक चीज जो इसको एक ओनरशिप कहिए या जो एक है, तो इसी को लाने का प्रयास किया जा रहा है। और हमको लगता है ये छोटी छोटी ये चीजें हैं, लेकिन हमारे इतने बड़े देश में जब सब ठान ले, और उसका बहुत सारे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, मतलब ये कह देना कि सिर्फ एक एस्पेक्ट देखना कि नहीं हो रहा है, नहीं, चीजें हो रही हैं, हो रहा है। एंड इट्स मोर टू डू विद सिविक सेंस व्हिच यू हैव राइटली सेड। तो कहीं ना कहीं जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, उसमें बदलाव आ रहे हैं। और ये बहुत व्यवहार, या अगर हम अपने घर में देखें, या हम एज अ गार्जियन या एज अ पेरेंट हम देखें, तो मेरी जवाबदेही बनती है कि हम अपने बच्चों को ये बेसिक चीजों के लिए हम तैयार करें। बिल्कुल।
अगर एक एक परिवार उस ढंग से तैयार करता है तो देश के सभी लोग वैसे ही बेहतर हो जाएंगे। अगर इफ आई हैव अ सन, अगर मैं बताऊं दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट अ वुमन, मैं बचपन से उसके दिमाग में ये चीज डाल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो मैं एक बहुत बड़ी जवाबदेही कर रहा हूँ और मुझको पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में वो जैसा भी हो एक बेहतर व्यक्ति बनेगा कि वो उस चीज को फॉलो करेगा। बिल्कुल। तो यही चीज हमें करनी है, ये बेसिक चीज बताना है कि भाई गंदा मत करो, यहाँ ये मत डालो। बहुत बार हम देखते हैं ट्रेन में बैठे हैं, कुछ लिख दिया, दीवार पर कुछ लिख दिया, कुछ फोड़ दिया, तो ये कहीं ना कहीं है, लेकिन ये एक दिन में ये बदलाव नहीं नहीं आएगा। आएगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये मेरा है। मतलब आप यू रिमेम्बर, मैं मतलब आज ही नहीं वर्षों से देख रहा हूँ कि राष्ट्र की संपत्ति आपकी संपत्ति है, बहुत जगह आपने देखा होगा लिखा हुआ। तो ये एक सेंस ऑफ ओनरशिप होनी चाहिए कि भाई ये हमारा है। तो मुझको लगता है ये ठीक है, इट्स मैटर ऑफ टाइम, लोग रियलाइज करेंगे, मतलब जो समझ रहे हैं। और आज का जनरेशन तो इतना बेहतर है, और अब तो मतलब आप कहिए कि कहीं भी वो एक्सेल कर रहा है, तो ये चीजें होंगी और वो दिन दूर नहीं है कि ये चीजों में जो अपनी चेतना है वो जागेगी और हम सब काम करेंगे। लेकिन हाँ, यू राइटली सेड कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। अब छोटा सा ही प्रयास देश के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, जो शायद आप रियलाइज भी नहीं कर रहे हो कि आपने कितना बड़ा काम कर दिया। सो बीइंग अ लीडर, मुझे लगता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो आपको ग्रेटनेस की तरफ लेके जाती है, वो है मैनिफेस्टेशन। उसी तरीके से क्या आप कुछ आप मैनिफेस्ट करते भी हैं कि नहीं, और आप करते हैं तो ऐसी क्या चीज़ बिहार के ग्रोथ की मैनिफेस्ट करते हैं? ये देखिए, नथिंग इन पर्टिकुलर, लेकिन हाँ बहुत बार लोग कहते हैं कि मैनिफेस्ट करना चाहिए, पॉजिटिव चीज मैनिफेस्ट करना चाहिए, और आप मैनिफेस्ट करते हैं तो चीजें होती हैं। और इतना जरूर है कि मैं हमेशा बहुत पॉजिटिव सोच के साथ काम करता हूँ, और जरूर बिहार के डेवलपमेंट के लिए बिहार, अब लगता है ना बिहार बहुत सह लिया या बहुत अब हो गया भाई, अब मतलब अब नाउ इट्स टाइम कि अब बिहार का एक इमरजेंस, नया इमरजेंस होना चाहिए, और मुझको लगता है उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और आई थिंक वो दिन आएगा कि हम मतलब बिहार के डेवलपमेंट की लोग बात करेंगे, अभी भी कर रहे हैं, बट बिहार विल बिकम अ लीडर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सपोर्टिंग द विकसित भारत संकल्प ऑफ ऑनरेबल पीएम। मतलब बिहार ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, हमने बहुत डेवलप किया है, लेकिन अभी भी जो मुझे करना है हम उसको, अभी बिहार की एक उड़ान बाकी है, जो जो रियल बिहार की उड़ान है, हम उस उड़ान के इंतजार में है, और मुझको लगता है वो टेक ऑफ अब हमारा होना है। बिल्कुल। I think, sir, we have reached to the end of the conversation, and till now, I think I would be very clear and honest with this that it was lovely chatting with you, and I enjoyed the conversation. आपसे बस एक लास्ट आपके साथ एक छोटा गेम खेलना चाहूँगा, उसके बाद I think we are done. You have to choose between both this or that. So I'll just start. I'll quickly just start. Policy or power? Policy and power. Well, policy, but I think you are not giving a right choice. But if you're given a choice between policy and power, it's policy. It's policy. Definitely. Winning the seat or winning the hearts? Always winning the heart. Always winning the heart. Chief Minister one day or change maker always? Definitely bringing a change in this society. You can bring that change in any capacity. सब बट आप चीफ मिनिस्टर बन के और बड़ा चेंज मेकर का है वो, आप बदलाव सोसाइटी में हमेशा आप किसी भी कैपेसिटी में ला सकते हैं। हम छोटे समूह में ही लाएंगे, लेकिन हम ला सकते हैं। आई कैन ब्रिंग स्माइल टू द पीपल्स फेस। आज मैं किसी भी प्रोफाइल में रहूं, किसी भी भूमिका में रहूं, किसी भी रोल में रहूं, आई थिंक आई कैन डू दैट। वो मैं करूंगा। नॉलेज और विजडम दोनों ही आवश्यक है यार, दोनों की भूमिका। आप ये इतना डिफिकल्ट चॉइस आप दोगे कि आप एक चीज को पकड़ो तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हमको लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों का ही एक परफेक्ट कॉम्बो हो। आई थिंक यू आर नॉट अलाउइंग मी दैट, लेकिन हाँ, बट लेकिन आई प्रेफर कि नहीं, ठीक है, दोनों का एक परफेक्ट ब्लेंड होना चाहिए, दोनों उस ढंग से देखें। लिट्टी चोखा या दही चूड़ा? हाँ, दोनों ही मुझे बहुत पसंद है। अब लिट्टी चोखा एक जो हमारा बिहार के एक हिस्से का फेवरेट डिश है, अब तो ग्लोबली लोग जानते हैं, और चूड़ा दही हमारा नॉर्थ बिहार का बहुत ही फेवरेट डिश है। तो ये दोनों को ही मैं मतलब बहुत रिलिश करता हूँ, तो और मैं दोनों बहुत अच्छी लगता है। तो अगर आप मुझको चॉइस देंगे एक को चुनी, नहीं, मैं तो कहूँगा मैं दोनों ही लूंगा, मैं एक नहीं छोड़ सकता। मैं भी सर। स्टेट एम्पावरमेंट और नेशनल अचीवमेंट?
देखिए नेशनल अचीवमेंट तभी होगा जब स्टेट्स एम्पावर्ड होंगी, स्टेट्स बेहतर करेंगी, तो हमेशा नेशनल। अरे नहीं यार, अपना देश आगे बढ़े, देश आगे, बिहार आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, वो तो उससे ही जुड़ा हुआ है। सर जैसे एक नरेटिव होता है ना कि आई वांट टू वर्क फॉर द स्टेट फर्स्ट एंड देन मे बी। अरे भाई, वो तो स्टेट इसी देश का हिस्सा है ना। हाँ बिल्कुल है। अगर बिहार को इकोनॉमिकली प्रॉस्पर हो रहा है, आप बिहार की डेवलपमेंट में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, बिहार ग्रो कर रहा है, तो वो नेशन बिल्डिंग में भी तो काम कर रहा है। आप दोनों को अलग क्यों देखते हैं? ठीक, सही बात है सर। आई थिंक दैट्स नाइस वे टू से इट एंड आई थिंक वी हैव रीच्ड to the end of the conversation and I enjoyed the conversation coming from a state called Chhattisgarh from here to Bihar. That was a conflict and I think that was a positive conflict and lovely talking to you. नहीं नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थोड़ी अलग तरह से हमने बातचीत भी की, एंड पर्टिकुलरली विथ यू, बिकॉज जो बिहार को उतने ढंग से जान नहीं रहा, अभी बिहार को जानने की उसने शुरुआत की है। और बिहार के बारे में वॉट एवर यू हैव एक्सपीरियंस, आई एम वेरी हैप्पी, एंड फॉर यू इट्स लॉट टू एक्सप्लोर इन बिहार नाउ। इन दी बेस्ट विशेज एंड थैंक यू सो मच।